कैसे हो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक न्यू वीडियो के अंदर। कुछ लोगों को परफेक्ट वर्ल्ड के नोवेल को समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। उनको ये समझ नहीं पा रहा था कि वो कौन से एपिसोड से देखना स्टार्ट करे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि करंटली जो एनिमे के अंदर जो डीमन बग वाला चैप्टर चल रहा है वो आप मेरे सेकंड चैनल के एपिसोड 160 से कंटिन्यू कर सकते हो। यानी आप अगर एनिमे के ऑलरेडी सारे के सारे एपिसोड देख चुके हो तो आप मेरे एपिसोड 160 से कंटिन्यू कर सकते हो आगे के एपिसोड। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट एपिसोड के अंदर देख लिया था कि जो शियाओ था, शियाओ अपने दोस्तों के साथ मिलकर कल्टीवेशन करने का फैसला लेता है। इसके बाद जो शिया होता है वो हम लोगों को ब्लू स्टोन पाथ के ऊपर नजर आता है। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन और लिटिल फैटी ये लोग मिलकर यहाँ पे फॉर्मेशंस लगा रहे थे, बिकॉज इन लोगों ने डिसाइड किया था कि पिछले बार जितने भी ओमनीवेस चेंजेस हुए थे, यानी कि आप लोगों को याद होगा कि जब शियाओ अपना कल्टीवेशन कर रहा था तो उसे मारने के लिए एक दूसरे दुनिया से काफी सारे अलग अलग टाइप के लोग आए थे, जो कि सब कुछ शियाओ की तरह ही दिखते थे, लेकिन इनका बैकग्राउंड काफी ज्यादा एशियन टाइप का था। इन्हीं अजीब लोगों को पकड़ने के लिए जो लिटिल फैटी और जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन था वो यहाँ पे फॉर्मेशन बना रहा था। जो शिया होता है वो कुछ ही टाइम के अंदर अपनी कल्टीवेशन के अंदर लग जाता है। कल्टीवेशन में जाने से पहले वो अपने पास जितनी भी ट्रेजर्स होता है वो सारे के सारे डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन और लिटिल फैटी के पास दे देता है। बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि जब शिया अपने बॉडी को ब्लू स्टोन पाथ की फ्लेम से रिफाइन करता है तो उसके बॉडी के ऊपर कुछ भी नहीं बचता, वो टोटली पूरा नंगा हो जाता है। ये जो फ्लेम्स होती है इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि उसके कपड़े छोड़ो वो अपनी स्किन को भी नहीं बचा पाता, इवन उसके जो बोन्स होता है वो भी रिफाइन होने लग जाते हैं इस फ्लेम के थ्रू। इसलिए जो शिया होता है वो बस अपने मुंह के अंदर 2 हाफ गिंगसेंग फ्रूट के छोटे छोटे बाइट्स लेके चल रहा था, जिसका इस्तेमाल वो काफी ज्यादा क्रूशियल मोमेंट के ऊपर करेगा। जब वो पूरा जल के मर रहा होगा या फिर मरने वाला होगा तो तुरंत वो 1 से 2 वो हाफ गिंगसेंग फ्रूट की बाइट्स को निगल लेगा। साथ ही साथ शिया अपने साथ वो कल्टीवेशन स्टोन भी लेके आया था, जो कि उसने इमॉर्टल पैलेस के इनहेरिटेंस से लिया था। शियाओ के आसपास ही काफी सारी स्पिरिचुअल मेडिसिन और हर्ब रखी गई थी कि अगर शियाओ मरने वाला होगा या फिर उसकी काफी ज्यादा जरूरत होगी तो वो तुरंत इन सब चीजों को यूज कर सके। के बाद जो फाइनली जो शिया होता है वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है। वही जो काऊ युशांग जब शिया को इस तरीके से देखता है तो वो कहता है ये बंदे का कल्टीवेशन करने का तरीका ये इतना ज्यादा अजीब क्यों है, ये अपने आप को जिंदा पका रहा है लिटरली। वही जो स्नो रैबिट होती है वो कहती है मुझे अभी पता चला क्यों इसे रोस्टेड चीजें इतनी ज्यादा पसंद है, बिकॉज ये अपने आप को रोज इस आग के अंदर रोस्ट करता है और अपने आप को पकाता रहता है। ये बंदा इतना ज्यादा टॉर्चर कैसे झेल सकता है। इसी के बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कुछ टाइम इसी तरीके से बीतता है और फाइनली जो शिया होता है वो 1500 स्ट्राइक्स ऑफ फ्लेम को अपने आजू बाजू के अंदर समन कर चुका था, जो कि कुछ ही टाइम के अंदर बढ़ के 1600 भी हो जाती है। एक चीज हम देख सकते थे कि पास्ट के अंदर शियाओ जब इतने फ्लेम्स को एक साथ समन करता था तो वो पूरी तरीके से जल के काला हो जाता था और वो बहुत बुरी स्टेट के अंदर चला जाता था। लेकिन इस बार शियाओ के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, वो पहले से काफी ज्यादा बेटर कंडीशन के अंदर था। इसका मतलब शियाओ के बॉडी के अंदर काफी सारे चेंजेस आए थे और उसकी लिमिट अभी भी काफी ज्यादा दूर थी, तो वो अपने बॉडी और अपने बोन्स मसल्स को और अच्छी तरीके से नरिश कर सकता था। शियाओ की बॉडी के आसपास एक फर्नेस कोल्ड्रॉन भी बन चुका था जिसके अंदर बैठ के शियाओ पक रहा था। वही पास में जो रैबिट गर्ल होती है वो कहती है कि ऑलरेडी ये पक के पूरी तरीके से लाल हो चुका है, बस इसके ऊपर थोड़ा सा मसाला लगाना है, उसके बाद ये क्या ही लगेगा। साथ ही साथ इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है। यानी कि ये शियाओ की पकने की बात कर रही थी और शियाओ पक रहा था तो डेफिनेटली उसके जलने की बू भी काफी अच्छी आ रही थी। तो अच्छी बात है कि जो शियाओ था वो अपने आइसोलेशन कल्टीवेशन के अंदर था और ये सारी चीजें नहीं सुन सकता था, वरना अगर वो ये सारी चीजें सुनता तो वो डेफिनेटली रैबिट गर्ल को एक आध चमाट तो खींच ही देता। धीरे धीरे जो शियाओ था वो फ्लेम्स को बढ़ाते जा रहा था। वही काऊ युशांग यानी कि लिटिल फैटी वो कहता है ये बंदा ये सही में अपने आप को इस तरीके से क्यों टॉर्चर कर रहा है, ये सही में बहुत ज्यादा अजीब है। इस तरीके से अपने आप को जिंदगी और मौत के बीच में टांगना कि यही कल्टीवेशन करने का सही तरीका है। इससे पहले की जो शियाओ की इंजरीज थी वो और ज्यादा वाहियात होती, शियाओ तुरंत उसके मुंह के अंदर वो जो छोटा सा हाफ गिंगसेंग ट्री का टुकड़ा था वो खा लेता है, जिससे तुरंत उसकी जो इंजरीज होती है वो ठीक होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बॉडी की वाइटिलिटी पहले की तरह दोबारा से आना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद जैसे उसकी बॉडी थोड़ी बहुत ठीक होती है, शियाओ वापिस अपने बॉडी को जलाना शुरू कर देता है सिंबल्स के थ्रू और फ्लेम्स के थ्रू। ऐसे करते करते फाइनली जो शियाओ होता है वो 2000 फ्लेम्स को समन कर लेता है। जैसे ही वो 2000 फ्लेम्स को समन करता है उसे पता चलता है फाइनली वो वक्त आ चुका है जब वो अजीब सी चीज दोबारा लौटने वाली है। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन को भी इस चीज का अंदाजा लग जाता है, इसलिए वो तुरंत अपनी फॉर्मेशन को ऑन कर लेता है और बाकी वो लोग काफी ज्यादा दूर हो जाते हैं शियाओ से, क्योंकि ये काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता था। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है आसमान के अंदर एक ब्लैक कलर का लैंप आता है एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि ये जो लैंप होता है इसे फॉर्मेशन से घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ये फॉर्मेशन से आर पार होते हुए और साथ ही साथ इस लैंप के ब्लैक कलर की काफी सारी फॉग भी थी जो किसी भूत की तरह डायरेक्टली शियाओ की तरफ आगे बढ़ते हुए आ रही थी। वही काऊ युशांग के भी एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज थे क्योंकि इवन उसकी फॉर्मेशन भी किसी काम नहीं आई थी। के बाद तुरंत जो क्विंगी होती है वो अपनी ग्रीन लूनर फ्लेम को समन कर लेती है ताकि वो इस ब्लैक फॉग को यहाँ से भगा सके। लेकिन कुछ टाइम के बाद जो शिया होता है वो समझ जाता है और वो इन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि ये लड़ाई मेरी है एंड ये मेरे से लड़े बिना नहीं जाने वाला, तुम्हें इससे दूर हो जाना चाहिए। फाइनली ब्लैक फॉग के अंदर से हम लोग को एक बंदा चलते हुए आता हुआ दिखता है
जो दिखने में काफी ज्यादा मस्कुलर था, वही इसके हाथों के अंदर एक वॉइड हेलबर्ट था, कि डेफिनेटली दिखने में काफी ज्यादा एशियंट लग रहा था। और इसी वॉइड हेलबर्ट के साथ ये बंदा श्याओ के ऊपर अटैक कर देता है। वैसे तो इसकी पूरी बॉडी ढकी हुई थी, बस इसकी आंखें नजर आ रही थी। तुरंत जो श्याओ होता है वो भी अपने वॉइड हेलबर्ट को बाहर निकाल लेता है ताकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और जैसे इन दोनों के वॉइड हेलबर्ट टकराते हैं तो एकदम से जो श्याओ का हाथ होता है वो सुन्न पड़ जाता है। श्याओ को ऐसे लग रहा था कि वो किसी ऐसे बंदे से फाइट कर रहा है जिसके फिजिकल स्ट्रेंथ लगभग उसके बराबर में ही है। वही क्विंगी के भी एक्सप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाता है, क्योंकि वो समझ जाती है कि जो बंदा है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो पूरी तरीके से इनएग्जॉस्टेबल है, और साथ ही साथ ये डिवाइन फ्लेम रिलम के ऊपर का बंदा है। काऊ शैंग, लिटिल रैबिट, डिवाइन शाइकिंग स्टोन और साथ ही साथ क्विंगी, ये सब लोग काफी ज्यादा शॉक होता है क्योंकि श्याओ और सामने वाले पर्सन की स्ट्रेंथ लगभग सेम ही लग रही थी। एंड साथ ही साथ ये लोग अपनी सारी फॉर्मेशंस को भी हटा देते ताकि उससे श्याओ को कोई तकलीफ ना हो, क्योंकि इन फॉर्मेशन से उस चीज को तो घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो डेफिनेटली इन सब चीजों से श्याओ को ही फर्क पड़ेगा। जैसी फॉर्मेशन हटती है हम लोग को देखने के लिए मिलता है पीछे से और ब्लैक फॉग आता है, और उसके अंदर से एक और आदमी बाहर चलते हुए आता है। इसके हाथों के अंदर भी हम लोग को एक हेवन आर्ट हेलबर्ट देखने के लिए मिल सकता था, एंड इसकी भी स्ट्रेंथ लगभग श्याओ जितनी लग रही थी। फर्क इतना था कि इसका जो भाला था यानी कि हेलबर्ट वो व्हाइट कलर का था। ये सारी चीजें देख के डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन और बाकी के श्याओ के दोस्त काफी ज्यादा डर चुके थे, क्योंकि दो क्रिएचर यहाँ पे आ चुके थे जिनकी पावर लगभग श्याओ के बराबर में ही थी। अकेला श्याओ इतने ज्यादा पावरफुल है, और अगर श्याओ जितनी पावर की अगर दो लोग और आ गए तो डेफिनेटली ये लोग मिलके तो पूरी दुनिया को हिला सकते हैं। तभी जो लिटिल वेटी होता है वो कहता है कि ये लोग बस दिखने में सिमिलर है और इनकी कुछ टेक्निक सिमिलर है, लेकिन इनकी टेक्निक पूरी तरीके से एग्जैक्ट सेम नहीं है जो कि श्याओ यूज करता है, वो बस उसकी तरह कुछ दिखती है। तभी जो लिटिल रैबिट गर्ल होती है वो एक जगह पे अपनी फिंगर पॉइंट आउट करती है, और हमें देखने के लिए मिलता है वहां पे और ज्यादा ब्लैक कलर का फॉग आता है। साथ ही साथ उसके अंदर से एक और स्ट्रेंज क्रिएचर बाहर आता है जिसके हाथों में वॉइड हेलबर्ट था। ये जो बंदा होता है ये भी श्याओ के ऊपर अटैक कर देता है। इतने सारे लोगों के आने के कारण फाइनली जो श्याओ होता है वो डिसएडवांटेज पोजीशन के अंदर जाने लग जाता है और वो पिटने भी लग जाता है। वही क्विंगी और उसके दोस्त उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन क्विंगी कहती है कि ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा, हम उसकी मदद भी नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरल लॉज है, ये मिस्टीरियस पावर है जो कि यहाँ पे काम करती है। वही जब श्याओ इन लोगों की तरफ देखता है तो वो कहता है क्या ये चीज सही में मेरे लिमिट्स को चैलेंज कर रही है, क्या मुझे अपने लिमिट्स को सरपास करना पड़ेगा इस लेवल को पार करने के लिए। श्याओ की बॉडी ऑलरेडी पूरी तरीके से खून से रंगी हुई थी। साथ ही साथ श्याओ ऑलरेडी पूरी तरीके से काला नीला पीला होके बैठा है क्योंकि वो इससे पहले अपने आप को पका रहा था। फाइनली जो श्याओ होता है वो तुरंत एक लंबी सी दाढ़ मारता है, और दाढ़ के साथ उसकी बॉडी के अंदर से उसकी जो वाइटलिटी होती है वो धीरे धीरे बाहर आने लग जाती है, यानी कि उसका ऑरा स्ट्रांग हो जाता है। जिसके बाद वो उन लोगों की तरफ अटैक करते हुए कहता है कि अगर ये लोग मेरी तरह है तो मेरी लिमिट इन लोगों की भी लिमिट होगी, इतनी क्षमता मेरी अटैक सहने की उतनी इन लोगों की भी है। इसके बाद जो श्याओ के सूत्राज होता है और साथ ही साथ उसका जो सुप्रीम ब्लड होता है वो भी एक्टिवेट हो जाता है, और श्याओ इन लोगों की बजाना शुरू करने लग जाता है। जैसे इन लोगों को पता चलता है कि ये लोग श्याओ के सामने कमजोर पड़ रहा है, ये लोग सबके सब अपनी बॉडी को मर्ज कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये एक बन जाता है, और इनकी जो पावर्स होती है वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। इसके बाद ये लोग अपने टेक्निक्स को मर्ज करके श्याओ के ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उसी के बाद श्याओ के बॉडी के अंदर से भी उसका डिवाइन फोर्स बाहर आने लग जाता है, और साथ ही साथ अपनी वो मैजिकल इम्यूनिटी को भी एक्टिवेट कर देता है। इन सब चीज़ों के साथ फाइनली वो इन दोनों को हरा देता है, एंड इन दोनों की बॉडी जमीन के ऊपर पड़ी रहती है। जिसके बाद श्याओ अपने आप से कहता है ये फाइट भली उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल रही हो, लेकिन उसके बाद भी इस फाइट के थ्रू उसको काफी सारे फायदे हुए हैं। इसके बाद जो श्याओ होता है वो एक लंबी सांस लेता है और अपने आप से कहता है कि मैं ऑलरेडी 2000 फ्लेम्स को समन कर चुका हूँ, मुझे बस 1000 फ्लेम्स और समन करनी है, जिसके बाद फाइनली मैं अपने एंड के करीब पहुंच जाऊंगा। मैं आप लोगों को बता दूं कि श्याओ जैसे इन लोगों को मार देता है, इन लोगों को मारने के बाद श्याओ के बॉडी के आसपास एक व्हाइट कलर की इमॉर्टल मिस्ट दौड़ रही थी। ये जो धुआं ये काफी ज्यादा पतला था, इसलिए श्याओ इस चीज को नोटिस नहीं कर पाता, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इमॉर्टल मिस्ट या फिर इमॉर्टल एनर्जी काफी ज्यादा पावरफुल होती है, जो कि किसी भी पर्सन को इमॉर्टलिटी की तरफ लेके जाती है। इस एनर्जी की बस एक छोटे से कण को पाने के लिए आपको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है, जैसे कि आप देख ही सकते हो। इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद भी श्याओ जस्ट थोड़ी मोड़ी मिस्ट को अपने आसपास ला पाया, जो कि इवन श्याओ को दिख भी नहीं रही। इसके बाद हम लोगों को देखने के लिए मिलता है श्याओ और श्याओ का ग्रुप, ये लोग उस डेड बॉडी को घेर के खड़े हो जाते हैं, उसे ऑब्जर्व और स्टडी करने की कोशिश कर रहे होते हैं। रैबिट गर्ल की तो इसे देख के फट रही होती है, वो कहती है ये किस तरीके का क्रिएचर है, इसके अंदर से इतनी ज्यादा एशियंट फीलिंग क्यों आ रही है। अचानक तभी उन दो क्रिएचर्स में से एक क्रिएचर अपना मुंह खोलता है और कहता है तुम्हें हमें नहीं मारना चाहिए था। सुनते ही रैबिट गर्ल इतना ज्यादा डर जाती है कि वो एक लंबी सी छलांग मारते हुए 10 किलोमीटर दूर जाके गिरती है। दूर से ही चिल्लाते हुए कहती है ये बोल कैसे सकता है, अभी तक तो इनके मुंह से कुछ निकल भी नहीं रहा था, और अब जब ये लोग मर गए तो मरने के बाद इनके पास जुबान आ गई। इसके बाद फाइनली वो जो क्रिएचर होते हैं जिनके अंदर थोड़ी मोड़ी जान बची होती है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। वही जो क्विंगी होती है वो क्रिएचर की तरफ देखते हुए कहती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेचारी रैबिट गर्ल वो कितना ज्यादा बुरी तरीके से डर गई। इसके बाद धीरे धीरे वो जो दो बॉडीज और साथ ही साथ उनके हाथों के अंदर वो जो हेलबर्ट था वो हवा के अंदर मिलना शुरू हो जाता है, यानी कि वो धुआं बन के हवा के अंदर पूरी तरीके से घुल जाता है। इससे पहले कि कुछ और प्रॉब्लम होती, श्याओ एक लंबी सी छलांग मारता है और आसमान के अंदर वो जो लैंप चमक रहा होता है जिसके अंदर से ये धुआं बाहर आ रहा था उस लैंप को जाके फोड़ देता है।
जब ये लोग इन डेड बॉडीज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते तो उन लोगों को पता चलता है कि एक्चुअल में ये जो डेड बॉडीज है ये कोई क्लैन से या फिर किसी एशियन डिश से बिलोंग नहीं करती। मतलब एशियन टाइम से तो बिलोंग करती है, लेकिन ये किसी जमीन के नीचे से विषय से नहीं आती, बल्कि ये वॉइड को चीरते हुए आती है। पर जब यहाँ पे किसी का भी ध्यान नहीं था तब भी क्योंकि को एक जगह मिलती है जहाँ से वॉइड थोड़ा सा कटा हुआ था और उसी जगह से ये सारी चीजें आई थी। तो मतलब ये था कि कोई इंटेंशनली ये सारी चीजें श्याओ की तरफ भेज रहा था। लेकिन तभी श्याओ कहता है कि मैं उस वॉइड के अंदर जाना चाहता हूँ और मैं पता लगाना चाहता हूँ कि ये कौन है जो बार बार मुझे मारने के लिए लोगों को भेजता रहता है। एंड जब श्याओ उस वॉइड के अंदर जाने वाला होता है तभी वो जो वॉइड होता है वो क्लोज हो जाता है और उस वॉइड के अंदर से एक व्हाइट कलर की इमॉर्टल एनर्जी बाहर आती है। एंड ये जो एनर्जी होती है ये एनर्जी आती है श्याओ से लिपट जाती है। श्याओ इस एनर्जी को कॉम्प्रहेंड करना चाहता था, इसलिए वो इसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ये एनर्जी उसके बॉडी के आसपास ही घूमती है, जिसके बाद ये काफी सारे हिस्सों के अंदर स्प्लिट हो जाती है और अचानक उसके बॉडी के अंदर मिल जाती है और गायब हो जाती है। ये चीज देख के सब लोग काफी ज्यादा शॉक थे क्योंकि वो एनर्जी एकदम से पूरी तरीके से गायब हो चुकी थी। लिटिल फैटी और बाकी सब लोगों को ऐसा लग रहा था कि श्याओ ने मे भी उस एनर्जी को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है, लेकिन जब वो लोग श्याओ से पूछते थे श्याओ कहता है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और साथ ही साथ वो अपने अंदर कोई पावर भी फील नहीं कर रहा अगर ये एनर्जी उसके बॉडी के अंदर ऑब्जर्व भी हुई हो तो। इसके बाद काफी ज्यादा ढूंढने के बाद भी श्याओ को कुछ पता नहीं चलता तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन स्टिल जिस पाथ के ऊपर चल रहा था वो उस पाथ को खत्म करना चाहता था। काऊ शैंग, लिटिल रैबिट और बाकी सारे लोग श्याओ को वार्न करते क्योंकि इस बार जो खतरा आया था वो ऑलरेडी काफी ज्यादा डेंजरस था। काऊ शैंग श्याओ को बताता है कि आज तक ज्यादातर लोग जितने भी लोग इस रास्ते के ऊपर चले वो सारे के सारे मारे गए हैं। तुम्हें अपनी जान के साथ इस तरीके से नहीं खेलना चाहिए। तुम चाहो तो तुम मेरे पाथ को फॉलो कर सकते हो या फिर लिटिल रैबिट या फिर किसी के भी पाथ को फॉलो कर सकते हो, बट तुम्हें इस पाथ को फॉलो करने की कोई नीड नहीं है। काफी ज्यादा समझाने के बाद भी जो श्याओ होता है वो बिल्कुल भी नहीं मानता और वो वापस से अपनी कल्टिवेशन के लिए बैठ जाता है। कुछ टाइम तक ऐसे ही चलता और कुछ टाइम के बाद फाइनली श्याओ 2700 लाइट के स्ट्रीक्स को अपने अंदर कॉम्प्रहेंड कर लेता है। यानी कि इस वक्त श्याओ की बॉडी 2700 से ज्यादा फ्लेम्स के साथ रिफाइन हो रही थी। के बाद वो 2800 फ्लेम्स को समन कर लेता है, लेकिन उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी, उसकी बॉडी इतनी ज्यादा बुरी तरीके से बर्न हो जाती है कि फाइनली वो पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है। इस बार वो लगभग आधे महीने के लिए बेहोश रहता है। श्याओ के इंटरनल ऑर्गन्स और उसकी बॉडी लगभग पूरी तरीके से जल चुकी थी। इवन उसकी जो प्रीमोडियल स्पिरिट थी वो भी काफी ज्यादा डिम हो गई थी। लेकिन आप लोग को याद होगा श्याओ स्टार्टिंग के अंदर इमॉर्टल एशियन के अंदर एंटर किया था और जब वो उस पहाड़ के ऊपर चढ़ रहा था उसके ऊपर काफी सारे 6 क्राउन किंग के लोगों ने अटैक किया था, जिन सबको हराते हुए श्याओ ने उस पहाड़ के ऊपर अपना एक रिकॉर्ड सेट किया था। ऊपर जाने के बाद श्याओ को एक बाउल के अंदर एक सुप्रीम बीइंग लिक्विड भी मिलता है और वही जो सुप्रीम बीइंग लिक्विड था श्याओ ने उस वक्त उस लिक्विड को अपने प्रीमोडियल स्पिरिट के अंदर स्टोर कर लिया था। एंड आज उसी लिक्विड ने श्याओ की जान बचाई थी। उसने उसकी प्रीमोडियल स्पिरिट को प्रोटेक्ट करके रखा था ताकि वो पूरी तरीके से जल के खत्म ना हो सके। एट द एंड श्याओ पहले की तरह वापस से ठीक हो जाता है कुछ टाइम के बाद। इसके बाद हमेशा की तरह उसके दोस्त उसे वापस से समझाते हैं काफी ज्यादा, लेकिन इस बार भी वो नहीं मानता एंड वो वापस से अपनी कल्टिवेशन के लिए चले जाता है। 2900 फ्लेम्स को समन कर लेता है, बस लास्ट की 100 फ्लेम्स ही बच गई थी। श्याओ होता है उसे काफी ज्यादा बुरी तरीके से पेन हो रहा था, तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है मॉडल एनर्जी का एक छोटा सा विप्स आके श्याओ की बॉडी से लपेट जाता है। इस मॉडल एनर्जी को देख के सब लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि शायद से श्याओ सक्सेसफुल हो चुका है क्योंकि उसने मॉडल एनर्जी को कॉम्प्रहेंड कर लिया। के सारे दोस्त काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि उन लोगों को लगा था कि श्याओ इस प्रोसेस के अंदर ही अपना दम तोड़ देगा। के बाद जो डिवाइन शैकिंग स्टोन होता है वो आगे आता है और हंसते हुए कहता है कि चलो श्याओ फाइनली तुमने इमॉर्टल एनर्जी को कॉम्प्रहेंड कर दिया, अभी तो तुम काफी ज्यादा पावरफुल बन चुके होंगे, तो चलो जाते हो और अपने दुश्मनों से जाके निपटते हैं। इन तभी जो वॉइड स्काई डिवाइन वाइन होती है वो कहती है कि तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए क्योंकि जब कोई सक्सेस के काफी ज्यादा करीब होता है तभी वो चीज और ज्यादा भयानक तरीके से वापस आती है। जिन लोगों ने पता उन लोगों को बता दूं वॉइड स्काई डिवाइन वाइन एक डिवाइन लेवल की मेडिसिन है। इसे श्याओ पकड़ के लाया था और इसी के पत्तों को तोड़ तोड़ के श्याओ अपने मुंह के अंदर रखता है हमेशा। इसके एक पत्ते के अंदर इतनी ज्यादा जान होती है कि वो किसी मुर्दे को भी जिंदा कर दे। फिलहाल ये जो छोटा सा पौधा होता है ये पूरी तरीके से नंगा हो चुका होता है, यानी कि इसके ऊपर एक भी पत्ता नहीं होता। साथ साथ इसकी काफी सारी डालियां भी श्याओ तोड़ तोड़ के खा चुका था, बस इसका हल्का फुल्का ओरिजिन मतलब इसके रूट्स और बाकी सारी चीजें बच गई थी। एक्चुअली ये जिंदा थी क्योंकि श्याओ ने इस चीज से वादा किया था कि वो इसे पूरी तरीके से नहीं खाएगा, लास्ट में इसे जिंदा छोड़ देगा ताकि ये अपने आप को हील करके दोबारा से उग सके। बाद वापस हम लोग को देखने के लिए मिलता है आसपास का माहौल चेंज होता है और सडनली चारों तरफ ग्रे कलर की फॉग फैलना स्टार्ट हो जाती है और इस बार ये जो फॉग थी ये काफी ज्यादा थिक थी। इस वक्त चारों तरफ इतना ज्यादा दहशत का माहौल फैल गया था कि सब लोग को ऐसा लग रहा था कि जैसे कि वो लोग मौत के दरवाजे के सामने खड़े हैं। बाद जो श्याओ होता है वो इन सब लोगों की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम सब लोगों को पीछे की तरफ हट जाना चाहिए। जिसके बाद वो हाफ गिंगसन फ्रूट को खा लेता है जबरदस्ती और खाने के बाद वो अपनी इंजरीज को ठीक करता है सबसे पहले, क्योंकि उसको पता था कि इस बार ये लोग श्याओ को मारने के लिए पूरी तैयारी करके आए हैं। इस बार की जो
उसकी फाइट होगी वो ऐसी होगी जैसे कि वो अपनी मौत से लड़ रहा हो। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है उसकी फटकी 1000 हो जाती है, क्योंकि धीरे धीरे करके उस ब्लैक फॉग के अंदर से एक के बाद एक क्रिएचर्स बाहर आते जा रहे थे। इतने टाइम के अंदर ऑलरेडी यहाँ पे 5 क्रिएचर्स बाहर आ चुके थे। ये सब लोग लगभग लगभग श्याओ जितने ही पावरफुल थे या फिर उससे भी ज्यादा। इस बार ये जो क्रिएचर्स आए थे ये थोड़े से अलग थे। किसी के पास थंडर की पावर थी तो किसी के पास रिकॉग्निशन टेक्निक्स थी, किसी के बॉडी के अंदर से रेम्बो लाइक कुछ स्ट्रक्चर्स बाहर आ रहे थे तो कुछ अलग। ऐसा लग रहा था कि जो श्याओ की बॉडी के अंदर की टेक्निक्स है वो एक ह्यूमन लाइक फॉर्म के अंदर आ चुकी है श्याओ के साथ ही फाइट करने के लिए। श्याओ की भी इन सब चीजों को देख के काफी ज्यादा फट रही होती है। उसने कभी भी नहीं सोचा था कि ये इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। चल जो श्याओ होता है वो स्माइल करता है, भले ये जो स्माइल होती है फटने वाली स्माइल होती है। उसके बाद ये पांचों के पांचों क्रिएचर एक साथ श्याओ के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन वही जो श्याओ होता है वो थोड़ा सा शांत होता है और वो मन ही मन कहता है इमॉर्टल एनर्जी इस सही में काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसके काफी अच्छे यूजेस है, डेफिनेटली इस बार मुझे अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ना है। तभी जो श्याओ इमॉर्टल एनर्जी को यूज करने की कोशिश कर रहा था वो जो एनर्जी होती है वो काफी सारे हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है और उसके बॉडी के अंदर दोबारा से ऑब्जर्व हो जाती है। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन इस चीज को देखता है तो वो काफी ज्यादा पगला जाता है और वो कहता है व्हाट द फक, ये क्या हो रहा है, क्या इस इमॉर्टल एनर्जी को यूज करने का कोई और दूसरा तरीका नहीं है। इन सब चीजों के कारण जो श्याओ की साइड थी वो और ज्यादा कमजोर हो चुकी थी। तभी हम लोग को श्याओ के बॉडी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो जो इमॉर्टल एनर्जी थी वो एक्चुअली श्याओ के जो सुप्रीम ब्लिंक ब्लड थी उसके अंदर मिल चुकी थी। भले ये चीज दिखाई नहीं दे रही थी लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं ये चीज भी श्याओ को प्रोटेक्ट कर रही थी एंड ना ही श्याओ को ये चीज फील हो रही थी। श्याओ इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि वो अपने बॉडी के अंदर हुए चेंजेस को नोटिस कर पाए, इसलिए वो बाकी सब लोगों से कहता है कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा। उसके बाद जो लिटिल रैबिट होती है वो श्याओ से कहती है कि संभल के, वो सारे जो क्रीचर्स है वो तुम्हारे काफी ज्यादा करीब आ रहा है। जो काऊ शेंग होता है वो भी श्याओ को वार्न करता है कि उसे संभल के रहना चाहिए, लेकिन तभी हम लोग को सडनली कुछ और देखने के लिए मिलता है कि वो सारे जो क्रिएचर्स होते हैं वो एकदम से रुक जाते हैं, वो श्याओ की तरफ देखते हैं एंड अचानक से वो पीछे मुड़ते हैं और यहाँ से जाने लग जाते हैं। वही वो जो एशियंट लैम्प था वो भी यहाँ से गायब हो चुका था। श्याओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। टाइम के अंदर वो सारे के सारे क्रिएचर्स जिस जगह से आए थे यानी कि वॉइड को फाड़ते हुए आए थे उसी वॉइड के अंदर जाके गायब हो जाते हैं। लिटिल रैबिट कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो श्याओ है वो ऑलरेडी फेल हो चुका है। श्याओ के जितने भी बाकी के दोस्त होते हैं वो भी इस चीज को लेके मान जाते हैं और उनको भी ऐसे ही लगता है कि श्याओ शायद से फेल हो चुका है, इसलिए वो लोग वापस से चले गए। श्याओ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसे खुशी मनानी चाहिए या दुख, क्योंकि वो इस वक्त मौत की सिचुएशन से बाहर आया था, लेकिन वही जो चीज उसने पाई थी यानी कि इमॉर्टल एनर्जी वो पूरी तरीके से स्कैटर होकर गायब हो गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या वो सही में फेल हो चुका है। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन कहता है कि ये क्या बकचोदी चल रही है, तुम ऑलरेडी पास हो चुके हो, उसके बाद भी ये सारी चीजें ऐसी क्यों हो रही है। काऊ शेंग होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है। तभी क्योंकि उसे कहती क्या तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें समझ आएगी कि एक्चुअल में क्या हुआ है। काऊ शेंग कहता है कि शायद से मैंने बोन बुक के अंदर पढ़ा है कि इस तरीके की स्ट्रेंज चीजें तब होती है शायद से जब कोई ऑलरेडी इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेट कर लेता है, लेकिन कल्टीवेशन के बाद उसकी बॉडी और स्पिरिट ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है। स्टिल इस बार कुछ अजीब हुआ कि वो इमॉर्टल एनर्जी काफी सारे हिस्सों के अंदर बढ़ गई और उसके बाद वो उसकी बॉडी के अंदर जाके ऑब्जर्व हो गई। डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन कहता है कि ये अच्छा है या बुरा। हाल के लिए देखा जाए तो वो जो इमॉर्टल एनर्जी है वो श्याओ की जो डैमेज बॉडी थी उसको रिपेयर करने के लिए उसके बॉडी के अंदर स्कैटर हो गई। स्टिल अभी भी वो उसकी सुप्रीम पिंक ब्लड के साथ मिली हुई है। इन थ्योरी अगर देखा जाए तो वो फेल तो हो चुका है, लेकिन स्टिल आफ्टर ऑल उसने उस चीज को ऑब्जर्व कर लिया है, तो इसलिए कोई नहीं जान सकता कि श्याओ के साथ आगे क्या होने वाला है। कहने का मतलब था कि श्याओ ने उस इमॉर्टल एनर्जी को ऑब्जर्व तो कर लिया था, लेकिन जिस एनर्जी को उसको फाइट के लिए इस्तेमाल करना था वो जो एनर्जी थी वो उसकी बॉडी को रिपेयर करने के लिए यूज हो गई, जिसके कारण जो श्याओ है वो फेल हो गया। और अभी जो एनर्जी उसने अपनी बॉडी के अंदर ऑब्जर्व किया मे बी वो फ्यूचर के अंदर उसके काफी ज्यादा काम आ सकती है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि उसे फायदा होगा या नुकसान। श्याओ कहता है क्या इस चीज को पहले किसी ने कल्टीवेट नहीं किया, पहले भी ऑलरेडी काफी सारे लोग इमॉर्टल एनर्जी को कल्टीवेट कर चुके हैं। ऐसे अगर मैं थोड़ी सी और मेहनत करूँ तो मैं शायद से इस चीज को कल्टीवेट कर सकता हूँ उसी पाथ के ऊपर चल के। बाद काऊ शेंग एक बंदे की कहानी सुनाता है जिसके अंदर वो बोलता है कि उस बंदे का भी पाथ पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका था एंड वो तुम्हारी तरह एक सिचुएशन के अंदर फंस गया था, जिसके बाद वो और आगे कल्टीवेट नहीं कर पा रहा था। चलिए उसने इमॉर्टल एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया था, इसलिए उसके पीछे कुछ लोग पड़ गए थे एंड बाद में वो पकड़ा गया और फिर वो मारा गया। वो पास हुआ था या फेल, उसके पीछे कौन लोग पड़े थे और वो मरा कैसे, इन सब चीजों के बारे में लिटरली कोई नहीं जानता। जो श्याओ होता है वो काफी ज्यादा काम डाउन हो जाता है और वो कुछ चीजों को सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि उसकी सिचुएशन अगर देखी जाए तो इतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है, क्योंकि जिस इमॉर्टल एनर्जी को उसने कॉम्प्रहेंड किया था वो उसकी बॉडी के अंदर ऑलरेडी ऑब्जर्व हो चुकी है। श्याओ को शायद से नॉर्मली अपने इंजरी से हील होने के लिए काफी ज्यादा लंबा टाइम लगता, लेकिन स्टिल इमॉर्टल एनर्जी के कारण उसकी इंजरीज काफी ज्यादा जल्दी हील हो गई। के बाद श्याओ और श्याओ के दोस्त काफी ज्यादा लंबे टाइम तक इन सब चीजों के ऊपर डिस्कस करते हैं। जो काऊ शेंग होता है वो श्याओ को बस यही सजेशन दे रहा था कि उसने ऑलरेडी इमॉर्टल एनर्जी को शायद से कल्टीवेट कर लिया है, लेकिन ये इसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा
कि वो उसे ऑपरेट कर पाए काफी ज्यादा लंबे टाइम के लिए, तो उसे अपनी होप्स इन सब चीजों के ऊपर नहीं लगानी चाहिए और उसे अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए बाकी और चीजों के ऊपर फोकस करना चाहिए। जो शिया होता है वो काफी सोचने के बाद उसे लगता है कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, इसलिए वो हार नहीं मानता एंड फिर वो एट द एंड डिसाइड कर लेता है चाहे कुछ भी हो जाए वो हार नहीं मानेगा और वो अपनी इस पाथ के ऊपर चलता रहेगा। क्योंकि जो शिया होता है उसका पाथ ऑलरेडी खत्म हो चुका था और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी उसे क्या करना है, तो वो सबसे पहले अपने ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर देता है। यानी इमॉर्टल एनर्जी के कारण उसके बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आए थे वो उन सारे चेंजेस को काफी ज्यादा बारीकी के साथ नोटिस करना स्टार्ट कर देता है और अपने सिक्लूजन के अंदर चले जाता है। ये सारी चीजें शियाओ इसलिए कर रहा था ताकि वो अपने आप को अपने आप से भी ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सके। क्रॉस लेग करके कॉम्प्रहेंशन के अंदर चले जाता है, जिसके बाद वो मन ही मन सोचता है कि जो एनर्जी है इसने उसके बॉडी के अंदर जाने के बाद उसे कभी भी हर्ट नहीं किया, बल्कि उस एनर्जी ने उसकी इंजरीज को ठीक करने के लिए उसकी मदद की है। शियाओ के दिमाग के अंदर कोई चीज आती है और उसे याद आता है जब वो अपने टीचर की डाउलिन के साथ वो 9 कॉफिन की तरफ आगे बढ़ा था एंड वहां पे उसे एक मिस्टीरियस फ्लेम मिली थी। वो जो फ्लेम थी वो इवन ग्रीन लूनर फ्लेम को भी पीछे भगा देती है कि ग्रीन लूनर फ्लेम जो कि ऑलरेडी एक लेजेंडरी फ्लेम है वो किसी और फ्लेम से डर रही है। इसके बाद वो कुछ दिन तक और अपनी बॉडी के ऊपर रिसर्च करता है और अचानक से वो एक दिन उठ के खड़ा होता है और क्विंगी के पास जाता है और उसे कहता है कि वो अपनी ग्रीन लूनर फ्लेम की मदद से उसे जलाए। बाकी सब लोग इस चीज को सुनते तो वो लोग कहते हैं शियाओ क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम लिटरली ग्रीन लूनर फ्लेम के थ्रू अपने आप को जलाना चाहते हो, ये एक पागलपन है। लेकिन स्टिल शियाओ क्विंगी को फोर्स करता है कि वो ये चीज करे क्योंकि वो कोई चीज टेस्ट करना चाहता है। और क्विंगी से कहता है कि वो अपनी फ्लेम को अपनी कंट्रोल के अंदर रखे और उसे काफी ज्यादा मॉडरेट टेम्परेचर के साथ उसके बॉडी के अंदर रिलीज करे जिससे शियाओ की बॉडी को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। शियाओ उसे कहता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके बॉडी के अंदर कोई मिस्टीरियस फ्लेम है क्योंकि उसकी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही है। चीज को सुन के इवन क्विंगी भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो अपनी ग्रीन लूनर फ्लेम को निकालती है और वो शियाओ की बॉडी की तरफ उसे आहिस्ता आहिस्ता लेके जाती है। जैसे ये जो फ्लेम होती है शियाओ की बॉडी को टच करती है, शियाओ की बॉडी बर्न होना शुरू हो जाती है और शियाओ को बहुत ज्यादा बुरी तरीके से पेन होने लग जाता है क्योंकि अपने फ्लेम के पावर को काफी ज्यादा धीमा कर देती है और उसके अंदर के ऑफेंसिव पावर्स को भी खत्म कर देती है ताकि वो शियाओ को कोई नुकसान ना पहुंचाए। धीरे धीरे वो अपनी विल से उस फ्लेम को कंट्रोल करते हुए शियाओ के बॉडी के अंदर झांकने की कोशिश करती है, बट तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है ये जो फ्लेम्स होती है वो शियाओ के कोर तक नहीं जा पाती एंड वो बीच के अंदर ही रुक जाती है क्योंकि काफी तो कोशिश करती है कि वो शियाओ की कोर तक जा पाए, लेकिन वो डेंट फेल हो जाती है और उसकी जो ग्रीन लूनर फ्लेम होती है वो भी डर के मारे शियाओ की बॉडी के बाहर आ जाती है, जिससे शियाओ को कंफर्म हो जाता है कि उसके बॉडी के अंदर वो जो इमॉर्टल एनर्जी है वो एक इनविजिबल फ्लेम की तरह काम कर रही है। शियाओ से कहता है कि देखो एशियन टाइम के अंदर जितने भी लोग सक्सीड हुए थे वो डेफिनेटली काफी ज्यादा एक्सेप्शनल टैलेंट है, लेकिन उन सभी लोगों ने अपनी इमॉर्टल एनर्जी की स्ट्राइक का इस्तेमाल किया था। एज लॉन्ग एज तुम इस इमॉर्टल एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर प्रिजर्व कर पाते हो और वक्त के साथ इसे अपने साथ कंट्रोल कर लेते हो तो डेफिनेटली तुम बाकी सभी लोगों को हरा सकते हो। इसके बाद जो शिया होता है वो काफी ज्यादा शांत हो जाता है और वो वापस अपनी सिक्लूजन के अंदर चला जाता है और वो अपने ब्लड को ही रिसर्च कर रहा था। एंड फाइनली महीने भर के बाद शिया को फील होता है कि उसका जो ब्लड है उसके ब्लड के अंदर हेवन हैंड और रिकॉग्निशन सिंबल के अलावा एक थर्ड टाइप की भी एनर्जी है कि फिलहाल अभी काफी ज्यादा इनिशियल स्टेज के ऊपर है एंड काफी ज्यादा कमजोर भी है, लेकिन जब ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगी तो ये डेफिनेटली रिकॉग्निशन सिंबल और हेवन हैंड इन सारे सिंबल्स के साथ मिक्स होकर डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल कॉम्बैक बनाएगी। शिया इस चीज को देखते हैं तो डेफिनेटली काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि इस तरीके का जो कल्टीवेशन और डेवलपमेंट है वो इवन जो जीनियसेस होते हैं उनके बॉडी में भी नहीं हो पाता। ऐसे कल्टीवेशन काफी ज्यादा मुश्किल होता है पाना। कि जो थर्ड अनमैच टेक्निक है ये डेफिनेटली कुछ टाइम के बाद अपना फॉर्म ले लेगी, लेकिन इसे डेफिनेटली थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके बाद जो शिया होता है वो कॉम्प्रहेंशन स्टोन के ऊपर बैठ के और ज्यादा लंबे टाइम तक अपनी बॉडी को कॉम्प्रहेंड करता है। उसे समझ आता है कि जब उसकी ये जो थर्ड टाइप की अनमैच टेक्निक है ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाएगी तो एक तरीके से शियाओ के लिए एक नई दुनिया ओपन हो जाएगी। ऐसा समझ लो कि शियाओ अपना खुद का एक अलग कल्टीवेशन रेलम बना सकता है जिसके अंदर की जो पावर्स है या फिर पावर लेवल वगैरह है ये सारी टोटली डिफरेंट होगी, यानी कि जो लू फेंग है वो टोटली अपनी एक नई दुनिया बना सकता है। इसका लॉर्ड खुद शियाओ होगा और उसके अंदर की पूरी पावर लेवल शियाओ के थ्रू ही कंट्रोल की जाएगी। चीज सुनने में काफी ज्यादा अजीब और काफी ज्यादा हाइपोथेटिकल लग रही थी। तभी जो डिवाइन स्ट्राइकिंग स्टोन होता है वो कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है शियाओ के ऊपर डिवाइन लाइटनिंग होती है, यानी कि एक बिजली आके शियाओ के सर पे गिरती है। इसके कारण शियाओ डेफिनेटली काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, लेकिन स्टिल मरना शियाओ के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं है। जो लिटिल रैबिट होते हैं शियाओ की तरफ देखते हुए कहते हैं कि देखो तुमने ऐसी बातें बोली इसलिए तुम्हारे ऊपर आके बिजली गिरी, लेकिन एक मिनट ये बिजली अभी कैसे गिरी, हम तो इमॉर्टल एशियंट एरा के अंदर है ना, और ये हेवनली ट्रिब्यूलेशन तो ऑलरेडी ग्रेट एरा के अंदर बंद हो चुका था। ये जो ट्रिब्यूलेशन है ये बस एशियंट एरा के अंदर हुआ करता था, बट करंट एरा के अंदर ये सारी चीजें नहीं देखने के लिए मिलती। लेकिन आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि जब जब शियाओ दुनिया को बदलने की बात करता है तब तक उसके ऊपर बिजली गिरती है। इसकी स्टोरी कुछ सोलो स्टार जैसी हो रही है, जिसकी सोलो स्टार के अंदर काफी सारे मिनिएचर यूनिवर्स थे और एट द एंड हम लोग को एक प्रिमोडियल यूनिवर्स देखने के लिए मिलता है जिसके अंदर ये सारे के सारे मिनिएचर यूनिवर्स हुआ करते थे। प्रिमोडियल यूनिवर्स को कोई भी कंट्रोल करने वाला नहीं था, बल्कि उसकी खुद की एक कॉन्शियसनेस थी
कि कुछ सेट ऑफ रूल्स के अंदर वो बाकी सारे क्रिएचर्स को गवर्न करता था। सेम सिस्टम यहाँ पे भी हो सकता है कि मे बी जिस यूनिवर्स के अंदर ये लोग रह रहे हैं ये भी किसी और बड़े यूनिवर्स के थ्रू गवर्न किया जाता हो, जिसकी अगर लॉज को चेंज करने के बाद श्याओ करता है तो डेफिनेटली ये चीज श्याओ से नाराज हो जाती है और श्याओ को बिजली के झटके देती है। हो सकता है कि फ्यूचर के अंदर जब श्याओ काफी ज्यादा पावरफुल हो जाए और जब वो एक इमॉर्टल गॉड बन जाए तो वो मे भी हो सकता है कि लू फैंग की तरह पूरे के पूरे यूनिवर्स का बाप बन जाए, यानी कि एक भगवान जितनी भी जिंदा चीजें उन सबका एक करता धरता। ये बात क्योंकि और बाकी सब श्याओ को पागल कहते हैं और अभी उसे रुक जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि जिस तरीके की बातें श्याओ कर रहा था वो सही में काफी ज्यादा पागलपन वाली लग रही थी। श्याओ घंटा किसी की बात नहीं सुनता और वो वापस अपनी कल्टीवेशन के अंदर लग जाता है। थर्ड उसका कल्टीवेशन फिनिश हो चुका था, लेकिन उसके बाद भी वो जो 3000 स्टोन पाथ्स की जो फ्लेम होती है उससे वापस से अपनी बॉडी को रिफाइन करने लग जाता है। वापस से उसकी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है, लेकिन हम लोग को देखने के लिए मिलता है इस बार वो इतना बुरी कंडीशन के अंदर नहीं जाता और साथ ही साथ वो अपने अंदर काफी ज्यादा पावर महसूस कर रहा था। वो तुरंत बाकी सब लोगों से काफी सारी मेडिसिन ले लेता है जिसे कंज्यूम करने के बाद वो पहले की तरह हो जाता है। एंड इसी तरीके से वो अभी इन 3000 फ्लेम्स को अपनी बॉडीज के साथ अटैच कर रहा था ताकि उसकी बॉडी को इन सब चीजों की आदत पड़ जाए। तभी हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वापस से पहले की तरह वो ब्लैक फॉग चारों तरफ छाने लग जाती है। एंड हम लोग को देखने के लिए मिलता है उस ब्लैक फॉग के अंदर से कुछ क्रिएचर बाहर आते हैं। इन क्रिएचर्स की संख्या काफी ज्यादा कम हो चुकी थी, जिस चीज को देख के डिवाइन सेकंड स्टोन कहता है क्या इन सब चीजों की संख्या इतनी कम हो गई, क्या भगवान भी चाहते कि श्याओ इस चीज के अंदर सक्सेसफुल हो। मतलब ऐसा समझ लो कि पहले 5 क्रिएचर आए तो और इस बार 4 क्रिएचर आए। जो पहला क्रिएचर बाहर निकलता है उसके बैक के ऊपर हम लोगों को कुंगपांग विंग्स देखने के लिए मिल सकते थे जो कि एक गोल्डन स्पार्क के साथ चमक रहे थे। सेकंड क्रिएचर आया था उसकी पूरी बॉडी के अंदर बिजली दौड़ रही थी, ऐसा लग रहा था वो लाइटनिंग एम्परर है। जो थर्ड क्रिएचर आता है उसके पूरे बॉडी के अंदर से हेवनली रेवोल्यूशन हो रहा था, यानी कि काफी ज्यादा लाइट चमक रही थी। वही जो फोर्थ क्रिएचर यहाँ पे आता है बॉडी के अंदर हम लोगों को रिकॉग्निशन सिंबल देखने के लिए मिल सकते थे और साथ ही साथ वो पल भर में एक बच्चा बन जा रहा था, तो पल भर में एक काफी बड़ा एल्डर, तो कभी बूढ़ा हो जा रहा था तो कभी जवान, यानी इसकी जो एज थी वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही थी। जब श्याओ के दोस्त इन क्रिएचर्स को देखते तो डेफिनेटली काफी ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्रिएचर्स है वो ऑलरेडी अपने लिमिट्स तक इवॉल्व हो चुके थे। श्याओ इन चारों की तरफ देखते हुए कहता है इट्स नॉट बैड, इस बार ये 4 लोग आए, इन चारों को मैं इस बार एक साथ खत्म कर दूंगा ताकि इस धरती के अंदर से ये सारे जो अजीब से गरीब इवेंट्स है, यानी कि ये ओमनिवर्स इवेंट्स, ये सारे के सारे खत्म हो जाए। श्याओ की आवाज के कारण आसपास के जितने भी 3000 ब्लू स्टोन पाथ्स थे वो भी बुरी तरीके से कांपने लग गए थे। इसके बाद ये चारों के चारों एक साथ श्याओ की तरफ आगे बढ़ने लग जाते हैं, जिस चीज को देखते हुए इवन श्याओ के दोस्त भी काफी ज्यादा डर जाता है। वो जो श्याओ होता है वो अपनी जगह पे ही खड़ा रहता है और वो अपने पास कोई भी वेपन नहीं निकालता। श्याओ को पता था कि एक्चुअल में वो अपनी टेक्निक्स के साथ कॉम्पिटिशन कर रहा है, जीत जाता है तो उसकी टेक्निक शायद से पहले से काफी ज्यादा गुना एडवांस हो जाएगी। अगर वो हार जाता है तो वो मारा जाएगा, उसका कल्टीवेशन खत्म हो जाएगा, वो फिर कभी कल्टीवेशन नहीं कर पाएगा। के बाद श्याओ अपने कुंगपांग विंग्स को बाहर निकाल देता है जो कि काफी ज्यादा बड़े, साथ ही साथ वो अपनी इस टेक्निक को पूरे फुल पावर के साथ चार्ज कर देता है। लेकिन तभी हम लोग को एक अजीब सी चीज देखने के लिए मिलती है कि श्याओ के सामने वाला जो अपोनेंट होता है वो कहता है अच्छा तो तुम मुझसे कुंगपांग विंग के साथ फाइट करने वाले हो। इस चीज को देख के श्याओ और बाकी सब लोग पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। ये जो आधे मुर्दे लोग अभी तक जितने भी आ रहे थे ये लोग बोल नहीं सकते थे, लेकिन फाइनली ये जो क्रिएचर है वो बात कर रहा है। चीज को देख के डिवाइन सेकंड स्टोन कहता है कि एक्चुअल में ये ऐसा कोई क्रिएचर नहीं या फिर कोई पपेट नहीं जिसे किसी और के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा हो, बल्कि ये खुद में एक इंडिविजुअल क्रिएचर है जिसने अपनी इंटेलिजेंस हासिल की है। इसके बाद श्याओ के कुंगपांग विंग के अंदर से काफी सारे मर्मेंट सिंबल्स बाहर आते हैं और ये सारे सिंबल्स जाके उन चारों को जाके लगता है। अभी सामने वाला एक पर्सन वो भी अपने ब्लैक कलर के कुंगपांग विंग्स को बाहर निकाल देता है और श्याओ के गोल्डन कुंगपांग विंग से उसे ठोकने लग जाता है। जब इन दोनों के विंग्स आपस में टकरा रहे थे तो चारों तरफ फेदर उड़ रहे थे। ये जो टकराने की आवाजें थी इनको देख के ऐसा लग रहा था कि पूरी की पूरी धरती हिल रही है। साथ ही साथ इन लोगों का जो खून है वो आसमान के अंदर बारिश की तरह टपक रहा था। जब ये लोग आपस में फाइट कर रहे थे तो इनके नॉर्मल अटैक से पूरी तरीके से जो आसपास का वॉइड है वो पूरी तरीके से डिसॉर्ट हो जा रहा था। इवन जो कल्टीवेशन रिलम था वो पूरी तरीके से हिल जा रहा था, ब्लास्ट कर रहा था। ये काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की फाइट थी। श्याओ अपने हेवन हैंड का यूज करता है और जैसे वो अपने हेवन हैंड का यूज करता है सामने से भी एक बंदा अपने हेवन हैंड का यूज करता है एंड ये दोनों हाथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं और ये पीक ऑफ पावर का कोलिजन था। पीछे से वो जो लाइटनिंग एम्परर वाला बंदा था वो अपनी लाइटनिंग को लेकर श्याओ की तरफ आगे बढ़ने लग जाता है एंड उसके कारण आसपास काफी सारे ब्लैक कलर के क्लाउड्स भी इकट्ठा हो गए थे। उन्हीं सारे क्लाउड से काफी सारी हेवनली लाइटनिंग श्याओ के सर के ऊपर हो रही थी। जो श्याओ होता है वो इन सारी लाइटनिंग को अपने बॉडी के अंदर ऑब्जर्व कर लेता है इस तरीके से जैसे कि ये उसी के बॉडी का हिस्सा हो। भी वो जो रिकॉग्निशन पावर वाला बंदा था वो श्याओ के ऊपर अटैक करने लग जाता है एंड इस बंदे से श्याओ सबसे ज्यादा सावधान था क्योंकि श्याओ अपनी खुद की रिकॉग्निशन टेक्निक को जानता था कि अगर उसके सिंबल्स भी श्याओ को टच कर देते तो तुरंत श्याओ की एज बढ़ने लग जाएगी या फिर घटने लग जाएगी। अगर सही में ऐसा होता तो ये काफी ज्यादा मुसीबत वाली बात थी श्याओ के लिए।
इस वक्त उसके सामने 4 ओपोनेंट थे, तो वो बूढ़ा होना या फिर बच्चा बनना इस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकता था। इसे तो देखा जाए तो ये सारे के सारे जितने भी लोग थे, ये सारे के सारे डिवाइन फ्लेम रिलम के थे, लेकिन जिस तरीके से लोग फाइट कर रहे थे कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा था कि डिवाइन फ्लेम रिलम के एक्सपर्ट्स है। आसमान के अंदर ये चारों पांचों इस तरीके से टकरा रहे थे, इस स्पीड से टकरा रहे थे कि किसी को भी कोई भी भरोसा नहीं हो रहा था। आसपास का स्पेस और टाइम भी पूरी तरीके से डिसऑर्ट होने लग गया था इन लोगों की स्पीड के कारण। लोगों के साथ फाइट करते हुए शियाओ को ऐसा फील हो रहा था कि एक्चुअल में ये सारे के सारे कोई रियल क्रिएचर नहीं है, बल्कि ये 4 तरीके की प्रोफाउंड मिस्ट्रीज है उसकी टेक्निक के, जो कि पूरी तरीके से लिमिट्स के अंदर इवॉल्व हो गई है और उनके अंदर कॉन्शियसनेस अटैच कर दी गई है। उसके डिवाइन सेंसेस उससे कह रहे थे कि ये एक्चुअल क्रिएचर नहीं है, ये बस दिखने में रियल दिखते हैं, लेकिन इन सब लोगों के अंदर भी कोई ना कोई तो फॉल्ट होगा ही। इस तरीके से गाइस हर टेक्निक को तोड़ने का एक तरीका होता है, वैसे ही जो शियाओ की टेक्निक्स है उनकी कमजोरी, उनकी वीकनेस क्या है ये भी शियाओ को पता है। नहीं पता तो उसे ढूंढनी पड़ेगी। इस वक्त शियाओ की थिंकिंग और ये सामने वाले लोगों की थिंकिंग बिल्कुल सेम है, तो जिस तरीके से शियाओ सोच रहा है उसी तरीके से ये लोग भी शियाओ की वीकनेस को ढूंढ रहे होंगे। एक टाइम के लिए तो शियाओ को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे किसी तरीके की इल्यूजन के अंदर कैद कर दिया गया हो, जहाँ पे वो खुद से लड़ रहा हो। तभी अचानक से हम लोग को देखने के लिए मिलता है शियाओ के सामने एक हेवन हैंड आ जाता है, जो कि सीधा शियाओ के मुंह के ऊपर पड़ता है, लेकिन शियाओ जैसे तैसे करके इसको सह लेता है। तभी उसके पीछे लाइटनिंग क्रिएचर आ जाता है, और जो लाइटनिंग क्रिएचर होता है ये अपना एक हेवनली लाइटनिंग पाम बना के शियाओ की पीठ के ऊपर फायर कर देता है। शियाओ बिल्कुल भी नहीं बच पाता और ये डायरेक्टली शियाओ के बैक के ऊपर जाके लगता है, जिससे शियाओ काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और मुंह से काफी सारा खून भी थूक देता है। सेम टाइम के ऊपर हम लोग को लाइटनिंग एम्परर की सीक्रेट टेक्निक देखने के लिए मिल सकती थी, जिसके अंदर से आसमान के अंदर से काफी सारी इलेक्ट्रिकल रेडियंस आ जाती है, जो कि शियाओ के ऊपर बरसने लग जाती है। फिलहाल देखा जाए तो ये सब लोग मिलकर शियाओ को कुत्ता बना रहे थे, लेकिन स्टिल जो शियाओ था वो हार मानने के लिए तैयार नहीं था। वो उठता और कहता है कि तुम लोग कौन हो, मुझे इस चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तुम सब यहाँ से मुर्दा वापस जाओगे। अगर ओरिजिनली देखा जाए तो इन सब लोगों की स्ट्रेंथ लगभग सेम है, लेकिन जो शियाओ की अंडरस्टैंडिंग है डाउस को लेके और इस दुनिया को लेके ये इन सब लोगों से काफी ज्यादा है। लोगों की जो समझ है, इनकी समझ बस इनकी टेक्निक्स तक सीमित रह गई है। शियाओ वापस से थोड़ी सी कोशिश करता है, लेकिन एट द एंड वो मार ही खा रहा था, तो वो तुरंत स्टील को ओपन कर लेता है, यानी कि उसके बॉडी के अंदर का जो सुप्रीम बीइंग ब्लड है उसे एक्टिवेट कर देता है। तुरंत हेवन हैंड और रिकॉग्निशन टेक्निक्स को मर्ज कर देता है। इवन थॉट इसके अंदर एक थर्ड टाइप की अलग टाइप की टेक्निक थी, जिसके अंदर से काफी सारी स्ट्रेंज सिंबल्स निकल रहे थे। ये इमॉर्टल एनर्जी थी। ये सारे अटैक शियाओ अपनी सुप्रीम बीइंग ब्लड के पावर के थ्रू कर रहा था, और उसके ब्लड के पावर के अंदर ही वो जो इमॉर्टल एनर्जी है वो ऑब्जर्व हो गई थी। तो इस वक्त शियाओ के हेवन हैंड और रिकॉग्निशन टेक्निक को मर्ज करने के बाद जो थर्ड टाइप की जो पावर उसके अंदर आ रही थी वो वही इमॉर्टल एनर्जी की थी। इसको इवन शियाओ भी नहीं समझ पाया था, लेकिन इतना पता चल रहा था कि उसका ये जो मूव है ये पहले के कंपैरिजन के अंदर काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा है। शियाओ ने जिस तरीके के अटैक किए थे इस तरीके के अटैक उसके एनिमीज नहीं कर सकते थे, भले ही वो उसी के टेक्निक्स हो, लेकिन जिस तरीके की प्रोफाउंड मिस्ट्रीज को शियाओ ने समझा है उन सब चीजों के बारे में उसकी टेक्निक्स को घंटा कुछ नहीं पता। इसके कारण जो शियाओ का ये जो अटैक होता है ये इतना पावरफुल होता है कि ये कुंग पेंगुइन वाले बंदे को तो दूर पछाड़ते हुए लेके जाता है, और वही जो रिकॉग्निशन सिंबल वाला बंदा था उसका सर पूरी तरीके से फट जाता है। उसके बाद शियाओ इन लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, तुम सब लोगों को आज मैं मार दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम क्रिएचर्स तुम काफी ज्यादा अजीब हो, और तुम्हारे मरने के बाद इस धरती के ऊपर कोई अजीब चीज नहीं बचेगी। एंड यही पे जो एपिसोड है ये खत्म होता है। होप करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सेकंड चैनल पे जाके पुराने एपिसोड्स देख लेना जिन्होंने भी नहीं देखे। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।